स्टार्ट। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। एनएचपीसी जे एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी को पता ही है 22 और 23 2 दिन आपका रहने वाला है। टाइमिंग आपको पता है, सेकंड टाइम में है 2 से 5 PM। तो बात मैं करने वाला हूँ एनएचपीसी जे एग्ज़ाम को लेकर के कि अब आपकी जो प्रिपरेशन थी 12 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका एडमिट कार्ड आ गया था और उसमें डेट तो आपको दे रखा था कि 22 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। तभी से आप लोगों ने क्या किया था कि एनएचपीसी को लेकर के पूरे तरीके से तैयार हो चुके थे और अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो जो 10 दिन में आपकी तैयारी हुई, आप उसको अपनी 100% तैयारी मानिए और उसी के बेस पर आपको अपना एग्ज़ाम एनएचपीसी देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या आपको लेकर जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। तो आपका अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए साथ में। एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपके पास एक फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स दिए हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और इसमें लिख रखे हैं इन्होंने कि ब्लू बॉल पेन रफ वर्क के लिए आप अपने पास से रख लीजिए। अगर एग्ज़ाम सेंटर पर बोलते हैं कि आप इसको अलाउ नहीं है तो आप बाहर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में ब्लू बॉल पेन रख लीजिए और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आपकी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास एक हो, तो एक आपकी वैलिड फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, इन्हीं के बेस पर आपको वहाँ पे एंट्री अलाउ होगी। और एक बात ध्यान रखें, खासकर होता क्या है कि हम लोग एडमिट कार्ड वगैरह एग्ज़ाम सेंटर पर जाके निकालते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अभी शाम को ही, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो आप अभी शाम को ही मार्केट से अपने एडमिट कार्ड को निकाल के अपने पास रख लीजिए। उसमें जो नवीनतम चीज़ें कुछ लिख रखी हैं उसको देख के एक बार पढ़ लीजिए, कहीं आपके पास कुछ करेक्शन तो नहीं हुआ है फ़ोटो वगैरह में, नेम वगैरह में, तो उस हिसाब से अपने पास डॉक्यूमेंट रख लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको अफरा तफरी ना हो, इधर जाकर उधर जाकर के एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको सेंटर पर देखना पड़े। पहले से ही आप ये सारे काम कर लीजिए तो काफ़ी सहूलियत रहती है वहाँ पे। तो ये सारी बातें हो जाती हैं आपके निर्देश कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आपको लेके जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं की तैयारी की, तो आपकी जो तैयारी हो चुकी है आप उसे अपनी 100% तैयारी मानिए। ऐसा नहीं है कि आपको कम समय मिला या किसी और को ज़्यादा समय मिला, सबको उतना ही समय मिलता है। दिन में 24 आवर्स होते हैं, सबको उतने समय मिलते हैं। तो 10 दिन सबको मिले थे, आपको भी, हमको भी, सबको मिले थे। बस इस हिसाब से लोगों ने जिन लोगों ने अपनी तैयारी की होगी, जैसे उनको समझ में आया होगा कि हमको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमने आप लोगों को बताया था, तो उस हिसाब से ये मानिए कि आपकी 100% तैयारी है। उसके बाद अब आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले आज की रात आपको पूरी अच्छे से सोना है, मतलब 6 से 7 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम है, सेकंड टाइम में, उस टाइम में होता क्या है कि मोस्टली कह लीजिए कि केस में नींद आनी तय है। अगर आपकी जो है पहले से आपकी स्लीपिंग नहीं हो पाएगी कंप्लीट, तो उस समय नींद तो आएगी। तो इसका पहले से ख्याल रखें और नींद को प्रॉपर रात में ले लें, 6-7 घंटे की नींद ले लें आराम से। सुबह के टाइम में फ्रेश महसूस करेंगे। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे इधर मैं पढ़ लेता हूँ, सुबह के टाइम में जा कर के नींद पूरी कर लूँगा, तो वो थोड़ा आपके लिए जो है थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा और थोड़ा फ्रेश नहीं महसूस कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि रात में जल्दी सो जाएं और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं, ताकि अगर आपको रिवाइज भी करना हो तो मॉर्निंग में कर लें। तो इस सब का ध्यान रखकर अपनी नींद को पूरी कर लें। और अपने आप पर, जो आपने तैयारी की है, अपने आप पर, अपने कंटेंट पर आपको कॉन्फिडेंस रहना है। ऐसा नहीं रखना है कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंचते हैं, अगर वहां से कोई मिलता है तो कोई आपको बरगलाता है, मतलब कि यार ऐसे है, नहीं ऐसे है, तो आपको 100% कॉन्फिडेंट होना है कि आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है और आएगा तो उसी में से आएगा, इतने कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगला जो भी कहे तो आपको प्रॉपर सुन लेना है, उससे बहसबाजी नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को एग्ज़ाम सेंटर पे ख्याल रखना होता है, ताकि आपकी तो मैं किसी से हो जाए तो आपका दिमाग में डिस्टर्ब हो जाए, या किसी रास्ते में अगर कोई बैटरी रिक्शा वाला या कोई गाड़ी वाला अगर आपसे कोई 10-5 ज़्यादा ले लेता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। आपको अपने पूरा फोकस एग्ज़ाम पे, जो एनर्जी है आपको एग्ज़ाम सेंटर पे अपने एग्ज़ाम में देनी है, बाहर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद घर से निकलने से पहले माँ बाप की दुआएँ ले लें, उनसे बात कर लें, ताकि आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। और उनकी जब दुआएं आपके साथ होंगी तो आप 100% कामयाबी के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पूरा पेपर, सारा ध्यान आपका अपने पूरा पेपर्स पे होना चाहिए कि हमको पेपर किस तरीके से देना है। तो लास्ट में बात करना चाहूँगा कि अटैम्प्ट करने का तरीका, कैसे आपको अटैम्प्ट करना होगा एग्ज़ाम को। जैसे कि नॉर्मली एसएससी का पेपर होता है तो आपका 2 आवर्स रहता है और आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पर भी। यहाँ भी आपके पास 200 ही क्वेश्चन है, और पर टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है, 1 घंटे और 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं।
तो जिन भाइयों ने मॉक टेस्ट दिया होगा या आप एनालाइज किया होगा या दिया होगा, तो उन्होंने अटेम्प्ट अपने पेपर को किया होगा या तो टेक्निकल के पहले माध्यम से या रीजनिंग के माध्यम से, जीएस के माध्यम से। तो अगर उन्होंने अपने वहाँ पे जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से किया है वैसे ही करना, मेरे बताने से चेंज मत करना। पर जिन भाइयों ने अभी तक नहीं मॉक टेस्ट दे पाए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना होगा वो रीजनिंग का पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 140 क्वेश्चन टेक्निकल अपने आप में एक मायने रखता है। इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपका दिमाग एक तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से आपका जो है वो हो जाएगा। और आने वाला रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ भी, तो आप जो है अटेम्प्ट करने में 20 से 22 नंबर के आसपास रह जाओगे। तो आप फ्रीली माइंड में सबसे पहले अपने रीजनिंग के पेपर को अटेम्प्ट करो। रीजनिंग में मिनिमम 25 मार्क्स आपके आने चाहिए। 25 क्वेश्चन आप ऐसे बना लो कि हाँ बिल्कुल गलत ना हो, पहले वो बना लो। ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन नंबर सीरीज का आ गया, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसको आपने नहीं सोचा था कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको उसे तुरंत छोड़ देना है। एक क्वेश्चन के पीछे अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। यही तो पेपर का खेल है। अगर एनर्जी आप अलग जगह वेस्ट करोगे तो पेपर नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, तुरंत दूसरे क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि सबसे पहले आपको एनर्जी जो अपना दिमाग है अच्छे से खेल जाना है कि कम से कम रीजनिंग में 25 नंबर का आराम से हो जाए। उसके बाद 5 नंबर नहीं आ रहा है, बाद में रख दो, टाइमिंग तो बहुत रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद आपको मूव करना है जीएस पे। जीएस में 30 क्वेश्चन मुश्किल से मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा जीएस करने में। 5 या 10 मिनट ले लीजिए। तो 5 या 10 मिनट के अंदर आप जीएस के पूरे क्वेश्चन से रूबरू होकर के जो आपको आ रहा है उन्हीं पर टिक मारो। जो आपको आ रहा है 10 नंबर अगर आपका रहा है, तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ 10 नंबर आपको अगर जीएस में आ जा रहा है बहुत है। 25 नंबर रीजनिंग में लिए कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो 30 आपका आना ही चाहिए। 28 आ जाएगा। 2 नंबर मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो आपको फंसा ही देगा, जो सोचेगा नहीं इसको मैं करने ही नहीं दूँगा आप लोगों को, तो आप नहीं कर पाओगे। उसको ध्यान रखना, उसको आप छोड़ देना। पर 28 क्वेश्चन आप कर सकते हो और मिनिमम 25 क्वेश्चन कर सकते हो, मैक्सिमम 28 क्वेश्चन। रीजनिंग की ये बात होती है, रीजनिंग में आपको मैक्सिमम अगर प्रैक्टिस की होगी तो 15 मिनट या 20 मिनट के क्वेश्चन अंदर आप जो है इतने क्वेश्चन को आप बना लोगे, या 25 मिनट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मान लो 30 मिनट हो जाएगा, तो आधे घंटे या पौन घंटे, मतलब 25 मिनट के अंदर आपका रीजनिंग, और 5 से 7 मिनट या 8 मिनट के अंदर मान लेता हूँ आपका जीएस। तो ओवरऑल मैं अगर कंक्लूड करके कहूँ तो 40 से 45 मिनट के अंदर आपका रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। आपके पास 2 घंटे 15 मिनट बचेंगे जो पूरा का पूरा आपका टेक्निकल के लिए होगा। जीएस में क्या है, एक ही बार में आपको अगर पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश के थे, अशोक किस वंश के थे, अशोक ने शिलालेख कहाँ खुदवाए, अशोक ने कलिंग युद्ध किया या नहीं किया, अशोक ने कलिंग युद्ध करने के बाद कौन सा धर्म अपनाया, अगर आपको पता है इन सब का आंसर तो आप तुरंत लगा दोगे। इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जीएस पे अपना टाइम पहले देना, क्योंकि होता है क्या कि बहुत से लोग ऐसे लोग कहते हैं कि हमने को तो जीएस आ रही थी पर हमारे पास वक्त ही नहीं बचा, हमारा सारा टाइम टेक्निकल रीजनिंग खा गया। तो जीएस ऐसा टॉपिक होता है, अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर कर पाओगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको रीजनिंग, फिर आपको जीएस, फिर आप पहुंचेंगे अपने टेक्निकल पे। टेक्निकल भी ऐसे नहीं कि आप बस लग गए तो लगे पड़े हैं एक से शुरुआत से एकदम नहीं। 140 क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है कि जो आप एक बार में कर लो। जैसे कि मान लो वाइड रेशियो का फार्मूला आ गया, पोरोसिटी का फार्मूला आ गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका कॉम्पैक्शन आ गया, कंसोलिडेशन आ गया, आता है। आप कहोगे सर इतना आसान आता है भाई, अगर आप पेपर करने के बाद देखोगे तो 100% में से 60-65% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप एक बार में कर करके बिल्कुल जहां पर 100% एक्यूरेसी आप कर सकते हो। तो आपको उन क्वेश्चन को 140 में से उन क्वेश्चन को पहले चुनना है कि जो आपको नंबर को कम से कम 100+ पहुंचा दें। टेक्निकल, रीजनिंग, जीएस सब मिला करके 100+ आप पहुंच जाएं। होता है कि हमारे माइंड में होता है 200 में हम 200 करके आएंगे, 150 करके आएंगे, 170 करके आएंगे। नहीं भाई, हमको बस वहाँ पे अपनी ज्ञान को नहीं दिखाना है, हमको बस सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कैसे होगा, वो आसानी से होगा और आपके अच्छे तरीके से करने से होगा। तो टेक्निकल में फर्स्ट ऑफ ऑल उन क्वेश्चनों से एक बार पूरे पेपर से आप रूबरू लीजिए। मान लो आपने शुरुआत किया, पहला ही क्वेश्चन आपका टफ आ गया, रेलवे का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। अभी तो आपको 139 क्वेश्चन बचे ही हैं, 138 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हो सकता है लगातार आप खोलेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो बस आपके पसीना छूटना शुरू या हमारे पसीना छूटना शुरू। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को नहीं लो करना है, क्योंकि अभी 130 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ऐसा करना है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर नहीं आता है छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 140 क्वेश्चन को रूबरू हो लीजिए, मतलब जो एक बार में आपको आता है उनको एक बार में करने की कोशिश कर निपटा दीजिए।
फिर सेकंड राउंड लगाइए। जिन क्वेश्चनों को आपने छोड़ दिया है उन पर फोकस कीजिए। अब वो आएंगे, 100%, 99% वो आएंगे। अब आप करोगे पहली बार में, उनके भी अपनी वो होते चल हुए होते हैं भाई, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे वो क्वेश्चन चीज़ आप प्रैक्टिस, ये सब कैसे आएगा, ये सब आपके एक्सपीरियंस से आएगा। आप मॉक टेस्ट दिए होंगे, आपको एक्सपीरियंस लगा होगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। तो ये बातें आपको ध्यान रख करके टेक्निकल को कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, मिनिमम 3 बार, मतलब कम से कम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार आपको देखना है टेक्निकल पूरे। सबसे पहले पूरे पेपर को देख लो, 140 क्वेश्चन में से जो आपको आ रहे हैं उनको कर दो। उसके बाद 140 क्वेश्चन के बाद आपको जो है एक बार दोबारा देखना है कि जिसमें जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं वहाँ पे कहीं फार्मूला लगेगा, कोई फार्मूला लगा के होगा, कोई ऐसा होगा कि मान लो कहीं आपको पूरा वो लगाना है, न्यूमेरिकल का है, तो उसको छोड़ दो, बाद में उसको रख दो कि हाँ बस टाइम बचता है तो आप उसको करो। लग जाता है क्वेश्चन को देखने के बाद ही ऐसा एहसास हो जाता है, ऐसा प्रतीत हो जाता है कि वो एक बार में नहीं हो पाएगा या थोड़ा लेंदी है। तो उस क्वेश्चन के चक्कर में आपके आगे जो सिंपल क्वेश्चन रखा है जिसमें सैचुरेशन निकालने के लिए कह रखा है, तो आप उसको जो है छोड़ करके आप कंसोलेशन के फार्मूले को लगा करके वो कर रहे हो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपके पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो लगभग अगर आपके मेरे तरफ से अगर आपका स्कोर 140 आउट ऑफ 200 रहता है तो आप एक सेफ स्कोर में रहोगे। 140 मतलब मिनिमम है, आप इससे अधिक ला सकते हो सकता है इसके आसपास ही अगर आपका नंबर रहता है तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर में रहोगे। बस आप एक बार सोच लेना है, लिख कर एक कॉपी में कि हाँ कैसे कैसे आपको करना है। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए और अपने एग्जाम सेंटर की तरफ आपको प्रस्थान करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है, और अपने आप पर विश्वास रखना, और एग्ज़ाम से पहले उससे बात कर लेना जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। ऐसे लोगों से मत बात करना जहाँ से आप डिमोटिवेट होते हो। जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमारे लिए कुछ खास कर रहा है या हमारे लिए वो बेहतर है, उससे हमें बात करने पे काफ़ी मोटिवेशन आएगा। तो आप उससे बात करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में ना सही अगले एग्ज़ाम में सही। मतलब एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के जैसे लेकर है, ऐसा बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना है कि हाँ बिल्कुल प्रेशर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आराम से नॉर्मल में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। आपकी जो मेहनत थी, आपका जो कर्म था आपने कर दिया है, और आपके जो कर्म में लिखा होगा आगे आपको मिलेगा। इसी बातों के साथ अपनी गाड़ी को प्रोग्राम करता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।